Very good morning, all of you. Today my deliver lectures, the subject of international organization. Very important topic for examination के point of view से. Law applied by International Court of Justice. यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन सी विधि अप्लाई की जाती है या कौन से लॉ अप्लाइड होते हैं, इसी विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में वो लॉ बताए गए हैं. यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर बाय द वे कोई डिस्प्यूटेड मैटर, कोई मामला जाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी तो कोई ऐसा लॉ होना चाहिए. जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल इंडिया में देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि पहले से किसी विषय पर पहले से ही कानून बनाए गए हैं, लॉ है, और जब कोई मामला जाता है तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन देता है. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी तो कोई ऐसा लॉ होना चाहिए. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस ग्राउंड पर डिसीजन देता है, किस आधार पर जजमेंट करता है, तो इसके लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लॉ, 4 प्रकार के जो लॉ बताए गए हैं. और यही लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ का यही वैलिड सोर्स भी कहा जाता है. यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो मान स्रोत हैं वो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जो 4 सोर्सेज बताए गए हैं, यही 4 वैलिड सोर्सेज जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 4 लॉ हैं. कौन कौन से? नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अभिसमय. दूसरा है इंटरनेशनल कस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं. तीसरा है जुडिशियल डिसीजन, यानी न्यायिक निर्णय. और चौथा है, फोर्थ है जनरल प्रिंसिपल्स लॉ अप्लाइड बाय सिविलाइज्ड नेशन, यानी सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत. अब हम इन्हीं चारों का जो है डिस्कस करते हैं. तो आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, अनुच्छेद 38 परिच्छेद 1 में देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लॉ, और यही इंटरनेशनल लॉ का वैलिड सोर्सेज भी है, जिसमें पहला है इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन. देखिए 2 वर्ड हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अभिसमय. तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब कोई मामला जाता है उसके सेटलमेंट के लिए, तो सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है पहला लॉ को अप्लाई करता है, यानी इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन. यानी इंटरनेशनल का कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये देखता है कि क्या इन दोनों राज्यों के बीच क्या इस पर कोई ट्रीटी है, क्या कोई कन्वेंशन है. अगर ट्रीटी या कन्वेंशन है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो विवादों को, मामले को सेटलमेंट करने का प्रयास करता है. 2 शब्द हैं, ट्रीटी और कन्वेंशन. दोनों का मीनिंग तो एक ही लगाया जाता है, लेकिन फिर भी इन 2 शब्दों में देयर आर मोर देन डिफरेंट. जैसे अगर हम इंटरनेशनल लॉ का स्टडी करें तो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी को कई नामों से इंडिकेट किया जाता है, यानी संधियां को कई नामों से इंडिकेट किया जाता है. लाइक दिस, ट्रीटी को कन्वेंशन भी कहते हैं,
ट्रीटी को एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ट्रीटी को कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ट्रीटी को कॉम्पैक्ट भी कहते हैं, ट्रीटी को प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ट्रीटी को एकॉर्ड भी कहते हैं, ट्रीटी को एडिशनल आर्टिकल्स भी कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट वर्ड बट द मीनिंग सेम। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी, वैसे तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं माना जाता है, दोनों का एक ही वर्ड में यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन फिर भी इन दो शब्दों में बहुत से अंतर हैं। जैसे जो ट्रीटी होता है वो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है। जैसे सपोज करिए इंडिया पाकिस्तान अगर चाइना के बीच किसी बात को लेकर कोई ट्रीटी होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो दिस कॉल्ड ट्रीटी नॉट कन्वेंशन, क्योंकि वो ट्रीटी के जो भी प्रोविज़न होंगे वो केवल ट्रीटी के पार्टी तक ही वो सीमित होंगे। लेकिन जो कन्वेंशन होता है वो यूएनओ के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो एक लॉ बन जाता है और उस पर मैक्सिमम कंट्रियाँ या यूँ कहिए वो सभी पर वो बाइंडिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम ट्रीटी नहीं कहेंगे, उसको कन्वेंशन कहेंगे। जैसे जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, है ना, हैंग कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन, ये सब क्या है? ये सब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कोई यूएनओ के थ्रू कोई लॉ बनाया जाता है जिसमें मैक्सिमम कंट्रियाँ उस पर पार्टिसिपेट करती हैं और वो मैक्सिमम कंट्रियों पर वो बाइंडिंग होता है, तो दिस कॉल्ड कन्वेंशन नॉट ट्रीटी। दूसरा है इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। अगर इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन को अप्लाई करने के बाद भी अगर डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं हो पाता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये देखेगा क्या उन दोनों देशों के बीच कोई ऐसा कस्टम तो नहीं है, क्या इंटरनेशनल कस्टम तो नहीं है। अगर कस्टम का रूल्स का वायलेशन हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उस मामले को निपटाने का प्रयास करता है। देखिए तीसरा है जुडिशियल डिसीजन यानी न्यायिक निर्णय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये देखता है कि क्या इससे रिलेटेड कोई मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आया था और अगर आया था तो उसमें क्या डिसीजन हुआ था, तो उस डिसीजन के ग्राउंड पर जो है उनके मामले को सुलझाने का प्रयास करता है, जिसको कहा जाता है जुडिशियल डिसीजन है, आर्बिट्रेशन है, कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है जुडिशियल डिसीजन के थ्रू भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पार्टी के डिस्प्यूटेड पार्टी के मैटर्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है जनरल प्रिंसिपल्स लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन यानी सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। देखिए यहाँ पे एक शब्द का यूज हुआ है सिविलाइज्ड नेशन, सभ्य राष्ट्र। पहले क्या था कि जितने भी ईसाई कंट्रियां होती थीं इंटरनेशनल लेवल पर, उन क्रिश्चियन कंट्री को या ईसाई कंट्री को जो है एक सिविलाइज्ड नेशन माना जाता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओपेनहाइम ने जब इंटरनेशनल लॉ को पहली बार डिफाइन किया था, उसकी परिभाषा दी थी, तो उन्होंने उसमें सिविलाइज्ड वर्ड का यूज़ किया था, सभ्य राष्ट्र का वर्ड प्रयोग किया था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी क्रिश्चियन कंट्रियां थीं, जितने भी ईसाई कंट्रियां थीं, उन ईसाई कंट्रियों को, उन क्रिश्चियन कंट्री को जो है सभ्य राष्ट्र की कैटेगरी में उनको माना जाता था। और बाद में क्या हुआ कि सिस्टम, बाद में ये परंपरा खत्म हो गई, अब जो है सारे देश जो है सब राष्ट्र की कैटेगरी माने जाने लगे। तो इसीलिए जब ओपेनहाइम ने दोबारा इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया तो उन्होंने सिविलाइज्ड वर्ड को अपनी परिभाषा से ही हटा दिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये देखेगा कि मैक्सिमम कंट्रियों ने किस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है, यानी सब राष्ट्रों ने इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी प्रिंसिपल्स को, किसी सिद्धांत को, किसी नियम को अडॉप्ट कर लिया है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, उन सिद्धांतों के ग्राउंड पर, उस नियमों के आधार पर जो है उनके विवादों को सुलझाने का प्रयास करेगा। देखिए
और यही जो है, यही 4 जो लॉ है, इसी को इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ का वैलिड सोर्स भी कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में ये लॉ बताए गए हैं कि जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्लाई किए जाएंगे। अगर बाय द वे इन 4 लॉ को अप्लाई करने के बाद भी मामले का सेटलमेंट नहीं हो पाता, डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं हो पाता, तो फिर देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में ये प्रोविजन है जो कहता है कि बाय द वे ये 4 वैलिड सोर्सेस को, ये 4 वैलिड लॉ को अप्लाई करने के बाद भी अगर मामले का सेटलमेंट नहीं होता, तो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में ये प्रोविजन है कि पार्टी अगर एग्री हैं, यानी विवादित पक्षकार अगर सहमत हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन 4 वैलिड सोर्सेस के अलावा भी किसी अदर सोर्सेस से उनके विवादों को सेटलमेंट करने का प्रयास करेगा। अगर सहमत नहीं है तो इन्हीं 4 वैलिड सोर्सेस के ग्राउंड पर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके विवादों को सेटलमेंट करेगा। और अगर एग्री हैं कि नहीं भाई इसके अलावा भी किसी अदर मटेरियल से हमारे विवादों को सुलझाया जाए, तो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अप्लाई करेगा। और इसी को कहा जाता है इको इट बोनो। ये कभी कभी शॉर्ट में पूछता है, इको इट बोनो। इको इट बोनो जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में इसको बताया गया है, जिसका मतलब होता है कि अगर पक्षकार सहमत हैं, पार्टी अगर सहमत हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 4 वैलिड सोर्सेस के अलावा भी किसी अदर सोर्सेस से उनके विवादों को सुलझाने का प्रयास करेगा। इसी को कहा जाता है इको इट बोनो। तो ज़्यादातर ये शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग में कभी कभी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कॉन्स्टिट्यूट जुरिडिक्शन एंड लॉ अप्लाइड बाय डिस्कस द लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट के साथ इसको पूछा जाता है। तो इसमें 2 आर्टिकल्स का आप जिक्र करेंगे, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, और दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। और उसमें एक मैक्सिम है जिसको कहा जाता है इको इट बोनो, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट है, ये लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट। बाकी इसमें कुछ हेडिंग्स और हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर कर देंगे। थैंक यू।